हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि हम ज्योग्राफी क्लास 8 की कर रहे थे, आज उसका 5th चैप्टर है इंडस्ट्री। ठीक है, इसका आधा पार्ट हमने देख लिया था, जिसमें हमने देख लिया था कि इंडस्ट्रीज़ किसे बोलते हैं, इंडस्ट्री कितने टाइप के हैं और किस किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को बाइफरकेट किया गया है। ठीक है, हमने ये समझ लिया था कि जो इंडस्ट्री है, सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रॉ मटेरियल्स को किसी यूज़फुल उसमें बदलती हैं, उन्हें इंडस्ट्री बोला जाता है। फिर हमने इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देख लिया था। क्लासिफिकेशन हमने रॉ मटेरियल के बेसिस पे देखा था, जिसमें एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मेराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, ये देख लिया था हमने कि किस तरीके से कौन सी इंडस्ट्रीज़ को क्या बोला जाता है। फिर हमने ये भी देख लिया था कि साइज़ के बेसिस में इंडस्ट्रीज़ को दो पार्ट में बांटा गया है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल जिसमें कम कैपिटल लगता है, लार्ज स्केल जिसमें ज़्यादा कैपिटल लगता है। फिर ओनरशिप के मॉडल पे भी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बाइफरकेट किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बाइफरकेशन देख लिया था हमने। फिर हमने ये भी देख लिया था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से जो क्या कहते हैं ये इंडस्ट्री है, उसको क्या कहते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, मार्केट, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, ये किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, ये भी हमने देख लिया था। इंडस्ट्रियल सिस्टम किस तरीके से बनता है, वो भी देख लिया था हमने। इंडस्ट्रियल रीजन भी देख लिया था कि हर एक जगह एक तरह की इंडस्ट्रीज़ नहीं होती है। हमने ये देखा था कि नॉर्थ अमेरिका में हमें ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती है कंपैरेटिव। यहाँ पे देखेंगे कि ये सहारा वाला एरिया है, यहाँ पे कम इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी। ये अमेजन बेसिन वाला एरिया है, यहाँ पे कम इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी। ये डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे कम इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट ऑफ वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे मिनरल्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। साथ में ही हम इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर देख लिए थे कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डिज़ास्टर में बदल जाती हैं और उस डिज़ास्टर से बचने के लिए हम कौन कौन से रिडक्शन मेजर्स जो हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। मेजर इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रीज़ का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम आज देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे। देखो, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हुई, आयरन स्टील, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो ये इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बनती हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो इजली बन जाता है। जिस तरीके से हमने देखा था कि फैक्टर अफेक्टिंग द इंडस्ट्रीज़, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनका क्या रीज़न्स होते हैं, उन रीज़न को मद्देनज़र रख के ही कोई इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, आयरन स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आर ओल्डर इंडस्ट्रीज़ वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये जो आयरन स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं ये ओल्डर इंडस्ट्रीज़ हो चुकी हैं, लेकिन वहीं पे आईटी इंडस्ट्री देखें तो ये इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। ठीक है, कंट्रीज़ इन विच आयरन स्टील लोकेटेड, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। वहीं पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। ठीक है, यहाँ पे बाइफरकेटेड है। मेजर हब्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ये वर्ल्ड की बात करूँ तो सिलिकॉन वैली है, जो कि सेंट्रल कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, सिलिकॉन वैली। वहीं पे इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बेंगलोर रीजन जो है वो आईटी हब माना जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का। ठीक है, अब देखते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़। किस तरीके से आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या कहते हैं एस्टेब्लिश की जाती है। कॉम्प्रोमाइज वेरियस इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कोई भी इंडस्ट्रीज़ है वो इन तीन चीज़ पे ही तो डिपेंड करती ना, इन तीन चीज़ से ही तो इंडस्ट्री बनती है ना। हम इनपुट डालते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट निकालते हैं। दिस इज़ ए फीडर इंडस्ट्रीज़ हुज प्रोडक्ट आर यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। और कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ है इसका जो आउटपुट है वो भी फर्दर किसी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी काम करता है। इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लगते हैं, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन,
अलॉन्ग विथ लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं ये सारी चीज़ें लगती हैं इनपुट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो प्रोसेस ऑफ ए कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टील, आयरन को स्टील में बदलने के लिए एक जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे लगती है और उस प्रोसेस को बोला जाता है स्मेल्टिंग, ठीक है। द प्रोसेस विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग, ठीक है। तो किसी भी ओर से कोई भी मेटल निकालना जो होता है वो क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग कहलाता है। रॉ मटेरियल इज पुट द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट इज़ ए अंडरगो द स्मेल्टिंग, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है और वो उसका स्मेल्टिंग किया जाता है और स्मेल्टिंग से रिफाइंड मिनरल्स जो होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो भी आउटपुट निकलता है, मान लीजिए स्टील आउटपुट निकलता है विच मे बी यूज फॉर अदर इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की ये खासियत है कि यहाँ पे जो मटेरियल निकलता है वो फर्दर दूसरे उसमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए ये कोल इंडस्ट्रीज़ का दिखाया हुआ है, सॉरी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का ही दिखाया है। देखिए 8 टन ऑफ कोल जिसमें फर्नेस बनाया जाता है, ठीक है। आयरन 4 टन का, लाइमस्टोन 1 टन यूज़ किया जाता है और 1 टन स्टील इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। ये इस तरीके का फर्नेस होता है, ठीक है। मोल्टन आयरन निकल रहा, स्लैग निकल रहा, हॉट एयर निकल रही, इस तरीके से होता है, ठीक है। स्टील इज टफ, अब स्टील होता क्या हो और किन किन जगह यूज आता है। स्टील इज अ टफ, इट इज़ ए इजली शेप्ड एंड कट मेड इनटू द वायर में यूज आता है। स्पेशली एलॉय ऑफ ए स्टील कैन बी मेड एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ए अदर मेटल सच एज एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर। एलॉय गिव स्टील unusual hardness, toughness and ability to resist rust, ठीक है। और स्टील क्या होता है, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ए मॉडर्न इंडस्ट्रीज। आज की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, आप अपने घर में भी आसपास ये घूम कर देखेंगे ना, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं स्टील से कनेक्टेड है। जैसे ये जो हमारा स्मार्ट बोर्ड है, इसमें भी कुछ ऐसी चिप्स हैं जिसमें सिलिकॉन लगा हुआ है, स्टील का बना हुआ है, ठीक है। आप अपनी टीवी भी देखोगे, इवन कार की जो बाहर की शीट्स होती है ना, जो क्या कहते हैं बॉडी होती है, वो भी आजकल स्टील से बनती है। तो हर एक इंडस्ट्रीज़ जो है वो कहीं ना कहीं स्टील से कनेक्टेड है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ आइदर मेड ऑफ ए आयरन और स्टील का बना हुआ हमें देखने को मिलता है। क्या क्या, शिप, ट्रेन, ट्रक, ऑटो आर ए मेड ऑफ ए लार्जली ऑफ द स्टील। इवन द सेफली पिंस एंड द नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम द स्टील। ऑयल वेल्स आर अ ड्रिल विद द स्टील मशीनरी। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल, ठीक है। स्टील पाइपलाइन ही यूज़ किया जाता है जिससे ऑयल को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मिनरल्स आर माइंड विद द स्टील इक्विपमेंट, जो मिनरल्स है वो माइन किया जाता है किससे, स्टील के इक्विपमेंट्स जो होते हैं उससे ही। फार्म मशीन जो है वो भी मोस्टली स्टील की बनी होती हैं। जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, लार्ज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो भी बुर्ज खलीफा जैसी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो भी स्टील की बन रही हैं। तो स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, कहाँ लोकेटेड होते हैं, जहाँ रॉ मटेरियल हो, पावर सप्लाई हो, रनिंग वाटर हो, ये सारी चीज़ें जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है ना, वहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को बनाया जाता है, ठीक है, इस्टेब्लिश किया जाता है। लेटर द आइडिया ऑफ ए लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री वॉज नियर द कोल फील्ड। अब पावर सप्लाई नहीं मिल रही है तो हमें भैया कोल फील्ड के आसपास वाले एरिया पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री हम लगा देंगे। क्लोज टू द कैनाल्स, कैनाल्स के क्लोज हो, ठीक है। रिवर नहीं मिल रहा है तो हमें कैनाल्स के क्लोज दे दो। एंड रेलवेज जहाँ तक पहुँच सकती हो वहाँ पे हमें दे दो। After 1950, iron steel industry began to be located on large area of flat land near seaport, ठीक है, flat land near the seaport. This is because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from the oversea, ठीक है, सी से भी import और export किया जाने लगा। इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड taking advantage of a raw material or
रॉ मटेरियल, किस किन चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है इंडिया को, तो रॉ मटेरियल का मिल रहा है, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, इन सब का फ़ायदा जो है वो इंडिया को मिल रहा है। ऑल इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर कौन कौन से हैं? भिलाई है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला, बोकारो, ये सब इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं जहाँ पे क्या कहते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज लगी हुई है। और मेनली ये 4 स्टेट में लाया करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। जैसे भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बर्नपुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला झारखंड में है, बोकारो उड़ीसा में है। तो इस तरीके से इनको वो किया गया है। और वहीं और भी स्टेट हैं, भद्रावती और विजयनगर जो है वो कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, सेलम जो है वो तमिलनाडु में। ये इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जमशेदपुर के बारे में बताया है, जमशेदपुर में कौन सा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं। तो बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसको टिस्को बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ है? जमशेदपुर में। वॉज प्राइवेटली ओन्ड, टाटा ग्रुप के द्वारा ये ओन किया जाता है अभी भी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक इनिशिएटिव एंड सेट ग्रुप ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टिस्को वॉज स्टार्टेड 1907। ये जो टिस्को है 1907 में इंडस्ट्री रखी गई थी, साक्षी नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर ऑफ सुबर्णरेखा और खारखे, ठीक है, झारखंड में रखा गया था। और कौन सी रिवर के किनारे? सुबर्णरेखा और खारखी रिवर के किनारे जो है ये जमशेदपुर के पास टिस्को प्लांट बनाया गया, ठीक है। और साक्षी को रीनेम्ड किया गया बाद में जमशेदपुर। इस जगह का नाम पहले साक्षी था 1907 में, बाद में इसका नाम जमशेदपुर पड़ा। जोग्राफिकली जो जमशेदपुर है वो मोस्ट कन्वीनियंट सिचुएशन है आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। और जमशेदपुर सिटी पूरी के पूरी ये टाटा स्टील जो है कंपनी है, इसके दम पर ही बसा, और बाद में आज की डेट में वो एक वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट सिटी है, ठीक है। अब ये साक्षी के बारे में क्या लिखा? वॉज चूजन सेटअप द स्टील प्लांट सेवरल रीजन। क्या क्या रीज़न थे जिनकी वजह से इसको चूज़ किया गया? एक तो इस वजह से क्योंकि इससे 32 किलोमीटर दूर पे कैमती स्टेशन है जो बंगाल नागपुर रेलवे लाइन में है, ठीक है। आयरन और कोल मैग्नीज डिपॉजिट है। कोलकाता विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट, ठीक है, कोलकाता में वहाँ उसको लार्ज मार्केट मिल जाता था, जिससे वो अपनी जो भी प्रोडक्शन होता था उसको सेल कर देता था। इस वजह से इस जगह को चुना गया, ठीक है। टिस्को जो है वो कोल झारिया से पाया जाता था, और झारिया क्या कहते हैं? ये साक्षी दैट्स मीन जमशेदपुर के पास ही है। आयरन और लाइम स्टोन, डोलामाइट, मैग्नीज जो है उसको उड़ीसा से मिल जाता है, ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिल जाता है। खरखई और सुबर्णरेखा रिवर्स है जिससे उसको वाटर सप्लाई मिल जाता है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल टू लेटर डेवलपमेंट, और फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ने बाद में टिस्को की हेल्प की कि उसको और फर्दर डेवलप किया गया, ठीक है। फिर आता है जमशेदपुर सेवरल अदर्स इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप आफ्टर द टिस्को, दे प्रोड्यूस द केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट्स, केबल वायर, ये सब प्रोड्यूस कौन करने लग गया? टिस्को प्रोड्यूस करने लग गया जब गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लिया। द डेवलपमेंट ऑफ ए आयरन एंड स्टील opened the door to the rapid industrial development in India. Almost the sector of a Indian industry depend on heavy on iron industrial industry for the basic infrastructure, ठीक है, basic infrastructure. Indian iron and steel industry consists of a large integrated steel plant as a mini steel mills. इस तरीके के मिनी स्टील मिल्स भी जो है वो गवर्नमेंट ने बनाना स्टार्ट कर दी। इंक्लूड द सेकेंडरी प्रोड्यूसर, रोलिंग मिल्स और एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ के नाम से गवर्नमेंट ने इनको चलाना स्टार्ट किया, ठीक है। और उस टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत बड़ी बात होती थी कि इंडिया को डेवलप करने के लिए ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है वो लगाई गई। फिर आता है
पीटर्सबर्ग। ये जो पीटर्सबर्ग है वो यूएसए की एक सिटी है जिसे स्टील सिटी बोला जाता है, ठीक है। ये वर्ल्ड की स्टील सिटी है जो कि यूएसए में है, ठीक है। अब इस यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो वहाँ पे सम ऑफ ए रॉ मटेरियल सच एज ए कोल इज़ अवेलेबल लोकली, वहीं पे लोकल ही कोल मिल जाता है, आयरन ओर मिल जाता है फ्रॉम द माइंस ऑफ द मिनियोस्टा, जो कि 1500 किलोमीटर है पीटर्सबर्ग से, ठीक है। बिटवीन द माइंस एंड पीटर्सबर्ग वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट ऑफ ए शिपिंग और चीपली द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवेज, ठीक है। मिनोस्टर से पीटर्सबर्ग तक ये हमें कोल पहुंचाना है तो वहाँ पे जो कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनके थ्रू इनलैंड ड्रेनेज के थ्रू जो है उसको पहुंचाया जाता है। ट्रेन कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट लेक टू द पीटर्सबर्ग, ठीक है। जो आयरन ओर्स है वो ग्रेटेस्ट लेक्स के थ्रू वहाँ तक पीटर्सबर्ग तक पहुँचाया जाता है। ओहियो, मोनाघाइया, एलिघेनी रिवर्स, ये सब एडिक्वेट वाटर सप्लाई के लिए वहाँ पे अवेलेबल है, जिससे उनको बहुत अच्छे से क्या कहते हैं वाटर मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पीटर्सबर्ग इटसेल्फ, दे आर लोकेटेड इन वैली ऑफ मोनाघाइया एंड एलिघेनी रिवर्स आर पीटर्सबर्ग along the Ohio rivers, finished steel and transported the market by both the land and water route, ठीक है। देखो पीटर्सबर्ग के आसपास बहुत से रिवर्स है जहाँ से उसको वाटर सप्लाई जो है वो मिल जाता है, और जो फिनिश गुड्स है वो लैंड से भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वाटर रूट से भी सप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे बहुत सी फैक्ट्रीज जो हैं स्टील मिल्स के अलावा पीटर्सबर्ग एरिया में एस्टेब्लिश हुई। रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज ए रेल रोड इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरी एंड रेल्स, ये सारी जगहों पे ये सारे काम भी वहाँ पे स्टार्ट हो गए। अब नेक्स्ट जो ओल्ड इंडस्ट्रीज़ है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? टेक्सटाइल का मतलब लैटिन में होता है टेक्सर, जिसका मतलब होता है वीव, ठीक है। टू वीव होता है मतलब कि बुनना, ठीक है। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम द यार्न इनटू द एंशिएंट आर्ट, कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैज़ बीन यूज फॉर मेकिंग द क्लॉथ्स। अब इनमें से कोई भी चीज़ मिलेगा तो ये कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री जो है वो सरवाइव कर जाएगी। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज टू देम। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, और उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर रखा। नेचुरल फाइबर्स में कौन कौन से आए? वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन और जूट। वहीं पे मैन मेड फाइबर्स में कौन कौन आए? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, रेयॉन। ये किस में आए? मैन मेड टेक्सटाइल में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। एक तरह की ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ है। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वॉज मेड यूजिंग द हैंड स्पिनिंग टेक्निक, ठीक है। कॉटन क्लॉथ जो है वो 18th सेंचुरी में क्या होता था कि हैंड स्पिनिंग, हाथों से स्पिन करके बनाया जाता था, ठीक है। एंड व्हील्स और लूम्स। 18th सेंचुरी पावर लूम फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। ये जो पावर लूम्स थे वो किस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करते थे? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। जो पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो ब्रिटेन में थी, लेटर अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। टुडे आज की डेट में हर जगह है, इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए में आपको देखने को मिलती है। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस ट्रेडिशन फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। बिफोर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के बिफोर इंडिया हैंड spun and hand woven cloth already have a wide market. Muslin in Dhaka, chintens in Machilipatnam, calicos of Calicut, gold wrought cotton of a बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा, ये सब जो हैं वो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बहुत इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ होती है। प्रोडक्शन ऑफ ए हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल was expensive and time consuming, hence the tradition
cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of the West, which produce the cheap and good quality fabric through the mechanized or industrial unit. ये बाद में धीरे धीरे जो क्या हुआ कि पहले तो वो स्पिनिंग जो करते थे वो हैंड से करते थे, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि वो इंडस्ट्रीज़ बन गई और इंडस्ट्रीज़ से जो भी प्रोडक्ट निकल रहा था वो बहुत फाइंड निकल रहा था और जो फिनिश्ड गुड बन रहा था वो बहुत फाइंड और एक्यूरेट बन रहा था। तो धीरे धीरे वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हुए। फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो था वो मुंबई में 1854 में लगा, ठीक है। और यहाँ पे वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट और पोर्ट अवेलेबल होने की वजह से मशीनरी अवेलेबिलिटी भी थी, रॉ मटेरियल भी था, स्किल्ड लेबर भी था और रैपिड एक्सपांशन ऑफ ए इंडस्ट्री इन द रीजन। और यहाँ पे मार्केट भी बहुत बड़ा यहाँ पे मिल रहा था, इस वजह से ईजिली जो ये इंडस्ट्री थी वो डेवलप हो रही थी मुंबई में। 1854 की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री फ्लरिश द स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात में एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी वो फ्लरिश्ड हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट था और ह्यूमिडिटी कैन क्रिएट आर्टिफिशियली रॉ कॉटन, ठीक है। आर्टिफिशियली एंड रॉ कॉटन का प्रोड्यूस बहुत ईजिली हो रहा था, ठीक है। प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, सो इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, सम अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स बने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अहमदाबाद। अहमदाबाद भी आफ्टर मुंबई जो है वो अहमदाबाद जो है वहाँ पे मिल लगती है 1859 में साबरमती रिवर के किनारे। ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बनती है आफ्टर मुंबई और इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत अच्छी फ्लरिश होती है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से यहाँ पे डेवलप होता है। सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया, यहाँ पे कॉटन ग्रोइंग एरिया के बहुत पास ही इंडस्ट्री सेटअप की गई थी जिससे इजीली अवेलेबल हो रहा था रॉ मटेरियल और क्लाइमेट आइडल था जिसकी वजह से स्पिनिंग और वीविंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। फ्लैट टेराइन्स और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ए लैंड था जिससे मिल्स जो थी वो इजीली एस्टेब्लिश की गई, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड और सेमी स्किल्ड क्या कहते हैं लेबर इनको मिल गए, ठीक है। रोड रेलवे नेटवर्क्स परमिट मिल गया, इजली ट्रांसपोर्ट टेक्सटाइल मिल गया, thus providing easy access to the market. मुंबई पोर्ट नियर टू फैसिलिटी इम्पोर्ट द मशीनरी एंड एक्सपोर्ट द कॉटन टेक्सटाइल। जो ये मुंबई था, मुंबई का जो पोर्ट था वो बहुत हेल्पफुल हुआ कि वहाँ से मशीनरी को इम्पोर्ट और यहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जा सकता था। अहमदाबाद में क्या कहते हैं फ्लैट लैंड मिल गया, रेलवे कनेक्शन, लैंड कनेक्शन जो था वो रोड कनेक्शन वो इतना इजीली मिल गया कि वो जो एरिया था वो बहुत जल्दी फ्लरिश हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है सेवरल टेक्सटाइल हैव अ क्लोज डाउन, दिस इज़ ए प्राइमरीली टू द इमरजेंस ऑफ ए न्यू टेक्सटाइल सेंटर। नए टेक्सटाइल सेंटर जैसे जैसे बने वैसे वैसे ये जो पुराने टेक्सटाइल सेंटर्स थे वो क्लोज हो गए। अपग्रेडेशन ऑफ ए मशीन एंड टेक्नोलॉजी मिल्स ऑफ ए अहमदाबाद अभी भी जिंदा है और अभी भी वहाँ पे चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओसाका। ओसाका जो है वो जापान में आता है और इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है। ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, जापान की सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पे सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड द ओसाका, ग्रोथ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, वेल सिचुएटेड इन स्पिनिंग एंड वीविंग, ठीक है। रिवर यार्डो, ये रिवर यार्डो के किनारे जो है वो ओसाका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या कहते हैं एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। यहाँ पे लेबर जो है वो बहुत इजली मिल जाते हैं। लोकेशन जो है वो पोर्ट के पास है तो वहाँ पे इजली फैसिलिटेशन है। इंपोर्ट रॉ मटेरियल जो है वो कॉटन जो है वो जापान इंपोर्ट कराता है और जो फिनिश गुड होता है उसे एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। कॉटन कहाँ से इंपोर्ट कराता है? इजिप्ट, इंडिया, चाइना, यूएसए से। फिनिश प्रोडक्ट इज ए मोस्टली एक्सपोर्टेड
एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। सिर्फ और सिर्फ जापान का इस वजह से सामान जो है वो मार्केट में चल जाता है क्योंकि एक तो वो गुड क्वालिटी का होता है और लो प्राइस होती है उसकी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल ऑफ द कंट्री ऑफ द लेट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ बीन रिप्लेस द अदर इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट। ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी ना वो बाद में चलकर इसलिए फ्लरिश्ड हो गई क्योंकि क्या कहते हैं ये दूसरी ऐसी इंडस्ट्री बनी थी बाद में आयरन और स्टील, मशीनरी, इन सब इंडस्ट्रीज़ के बाद जो कंट्री को भी फ्लरिश कर रही थी और जो इंडस्ट्री थी वो भी फ्लरिश हो रही थी। होपफुली आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।